बस मेरे बेटे बस, शांत। देखे जी बेटे, ये बताओ सबसे पहले तो हम बीएसटी में अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार रिवाइज कर चुके हैं, इतना काम हमने कर लिया, ठीक। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अपना पूरा का पूरा सैंपल पेपर, ठीक। एक और बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी सैंपल पेपर में से केस स्टडी एज इट इज़ नहीं आती, लेकिन अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपके सामने एक पेपर भी खोल रखा है और इधर इस साइड में जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तो रिकॉर्डेड में आपको मार्किंग स्कीम दिखाई नहीं देगी। मार्किंग स्कीम बहुत छोटी छोटी आ रखी है, यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। नमस्ते जी, ठीक। तो आज हम क्या कर रहे हैं, सैंपल पेपर पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे हैं। और आप एक काम करिएगा, सैंपल पेपर में जैसे मान लो हम पहला क्वेश्चन करें, पहले क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है आप अपने पास लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। डिस्कस में कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी बेटे मैंने सबको दे दी थी, हार्ड कॉपी सबके पास है, ठीक। चलिए जी बेटे ज़रा शुरू कर रहे हैं आज का सैंपल पेपर। 2022-23 का आपका सैंपल पेपर है। अब आवाज़ नहीं चाहिए बेटे किसी की भी, मुझे आवाज़ बिल्कुल बंद, अब बोलने का कोई मतलब नहीं है। चलें जी बेटे ज़रा सुनिएगा। अच्छा साथ साथ बताते हुए, क्योंकि आपका पेपर भी ऐसा सही आएगा, 34 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें एक एक नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, सही है जी। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सैंपल पेपर की। मेरे बेटे बोलेगा कोई नहीं, चुपचाप से मेरे सामने आप देखेंगे। कायदे में ये सैंपल पेपर हर बच्चे को अपने घर पे खुद बैठकर सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है आपने कर भी लिया हो, लेकिन फिर भी अब हम डिस्कशन करते चलेंगे तो हमें और थोड़ी सी सही बात समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। बेटे ज़रा सुनना मेरी बात, हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा बिल्कुल ध्यान से। एमसीक्यू क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है ऋषभ जॉइंड एन एंटरटेनमेंट कंपनी। ऋषभ ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन की है, अवतार, एज अ क्रिएटिव हेड, एज अ मैनेजर लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव यूनिट ऑफ द कंपनी। वन ऑफ द फंक्शन ही हैज टू परफॉर्म इट, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसे क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। भाई कोई भी मैनेजर है तो ऑर्गेनाइजिंग करना उसका एक काम होता है। विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। आप पहले तो मेरे को एक बात बताइएगा, मैंने आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या कराया था, मैंने आपको कराई थी सारी प्रोसेस, और मैंने आपको कहा था बेटे सारी प्रोसेस कर लेना, टू एंड फ्रो कर लेना अच्छे तरीके से। अब उसने यहाँ पर आपसे बोला ऑर्गेनाइजिंग, दिखाई दे रहा है आपको, और साथ ही साथ बात करी प्रोसेस की। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं जरा बताएं मुझे आप। वेरी गुड, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं। तो ये कह रहा है भाई साहब उसने एज अ मैनेजर बेटे आइडेंटिफाई एंड डिवाइडिंग दी वर्क तो कर लिया है। तो आप मुझे ये बता दो, क्या ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था? अगर आप में से किसी बच्चे को ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आती है तो बताइए ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है? जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती हैं हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर है? तो यहां पर यही पूछा है कि अगर आपने आइडेंटिफाई और डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया है विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स, ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर, क्या लिखा है? आपने आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, तो आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बाद अगला स्टेप कौन सा होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये बताओ डिपार्टमेंटलाइजेशन से अगला कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और उससे अगला कौन सा होता है? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आ गई मेरी बात समझ में? तो बेटे इसका मतलब हमें तैयार क्या करना था? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस।
100% ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझे बात? जैसे यहां पर क्या करा, पहला स्टेप देके दूसरा पूछ लिया, पेपर में क्या कर देता, दूसरा देके तीसरा पूछ सकता है, तीसरा दे के चौथा पूछ सकता है, तीसरा देके दूसरा पूछ सकता है, दूसरा देके पहला पूछ सकता है। अगर मुझे एक बार सही से प्रोसेस याद हो गया तो मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। तो बेटे सैंपल पेपर में पहले नंबर पे हमसे पूछा गया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है जी। और इसका आंसर क्या, अभी अभी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर? और बेटे मैंने साथ ही साथ मार्किंग स्कीम भी खोल रखी है, इधर देखिए मार्किंग स्कीम है। रिकॉर्डेड जब देखोगे, रिकॉर्डेड में नहीं दिखाई देगी, बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे आपको दिख रही होगी, नहीं तो मैं पढ़ के बता देता हूं। तो भाई पहले वाले का आंसर बी है, पहले वाले का आंसर है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर? सही है। अब आप एक बात बताइए, वो कह रहा है कि आपको पता है एनवायरमेंट चेंज होता है, ठीक, एनवायरमेंट के अपने फीचर्स होते हैं, हाँ या ना? तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस मच फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार चीजें बदले जा रही हैं। तो भाई एक बात बताओ, जब कोई चीज बार बार बदलती जाएगी तो एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। सही है। तो अब आराम से मेरी बात सुनना। तो भाई आपको दूसरा टॉपिक तैयार करना चाहिए, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। कल मैंने आपको करवाया था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, याद है? कल कराया था। तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको करा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार आप खुद पढ़ लेंगे कि भाई बिजनेस एनवायरमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, रिलेटिव होता है, इस तरीके की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप एक बार उन सबको पढ़ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? तो भाई इसका आंसर क्या है, अनसर्टेन। और एक और बात बताता हूं, जो नीचे लिखी हैं ये चारों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। सही है बेटे। रिलेटिविटी का मतलब होता है हर जगह अलग अलग इंपैक्ट डालता है, वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। इंटर रिलेटेडनेस, एक चीज में चेंज हो दूसरे में भी चेंज हो जाए, वो इंटर रिलेटेड होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सही। और अनसर्टेन, जो बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। अब आप एक मान कर चलो, सपोज करो एग्जाम में ये एमसीक्यू तो ना आए, इसकी जगह आ जाए कि जी बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है जैसे ही वो चेंज हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस पर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। तो बताओ यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लग रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रिलेटिव। क्या होगा? रिलेटिविटी। बेटा रिलेटिविटी का मतलब होता है आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग। एक चीज बदली, आपके ऊपर असर पड़ा, मेरे ऊपर नहीं पड़ा, मेरे ऊपर पड़ा, आपके ऊपर नहीं पड़ा। दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्लियर होती है बात? चलूँ आगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और इसका आंसर था अनसर्टेन, और बाकी भी मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। है जी, ये बोर्ड वाला ही सैंपल पेपर है, ठीक है। ये बोर्ड का ही सैंपल पेपर है भाई, मैंने अपने पास से कुछ नहीं करा हुआ इसमें, क्योंकि अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अब थोड़े से और टॉपिक्स भी कर लेने चाहिए, मतलब एक बार सैंपल पेपर देख लें। अगला देखो भैया, आरोहम लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर डिवीजन ऑफ वर्क into key areas include production, purchase, marketing, accounts and personnel। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए, ध्यान से सुन लेना। आरोहम लिमिटेड एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज, अपने काम को बांट दिया उन्होंने, अलग अलग क्या बना दिए, डिपार्टमेंट्स। कैसे? एक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, अकाउंट, पर्सोनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? पहले तो मुझे ये बताओ, जब तुम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल या डिविजनल? इसे बोलते हैं फंक्शनल।
जब प्रोडक्ट के बेस पर बांटते हो तो वो डिविजनल होता है, जब फंक्शंस के बेस पर बांटते हो वो फंक्शनल होता है। हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बांट दिया। तो भाई यहाँ पर क्या पूछिए, फंक्शनल की कौन सी डिसएडवांटेज है। मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है फंक्शनल भी है डिविजनल भी है, दोनों की एडवांटेज भी और दोनों की डिसएडवांटेज भी। मैंने आपको बोला था कर लेना अच्छे से। अच्छा जी, अब जरा देखिए, इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, मैनेजर में गेन पावर एंड एसर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अच्छा, यहां पर पूछा गया है, आराम से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज। तीसरा है इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, भाई ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। अगला है हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस। बताओ जी इसका डिसएडवांटेज क्या है। देखिए जरा, इसका आंसर हमें दे रखा है डी इसका आंसर दे रखा है, और मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूं इस आंसर से। करेक्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, यहां कह रहा है हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग टू दी टॉप मैनेजमेंट, ये कह रहा है यहां पर इसमें से इसकी कौन सी डिसएडवांटेज है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में गलती है, थोड़ी सी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। वैसे ये वाला पॉइंट उसने इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो ये पॉइंट आपको उसकी डिसएडवांटेजेस में कहीं नहीं मिलेगा, और मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर एनसीईआरटी के ही पॉइंट होते हैं सारे के सारे। ठीक, फिलहाल उसने इसको डिसएडवांटेज इसलिए मान लिया कि भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर में सब लोग अपने आप एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें टॉप मैनेजमेंट से कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, उन्हें कोई काम नहीं सिखाया जाता। मान लो अगर हमने फाइनेंस मैनेजर रख दिया तो भाई फाइनेंस मैनेजर को मानकर चलते हैं, अपना काम खुद आता होगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन भी गलत लगा, इसके आंसर भी मुझे ठीक ठाक नहीं लगे। ठीक है, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ जो आंसर है, साथ में मैंने मार्किंग स्कीम इसीलिए आपको दे रखी है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जी। अगला क्वेश्चन आई थिंक एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जी, पढ़िए जी। देखिए आपको एक पिक्चर यहां पर दे रखी है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव, विच सपना हु हैज जॉइंड द वर्कफोर्स रिसेंटली इज वर्किंग ऑन एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे अगर वो काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल, एक मिनट, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल भी नहीं है, नहीं तो टेक्नोलॉजिकल इसी में आ रहा है। ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं बेटे उसका जो लाइफ स्टाइल है, वो काम करने का तरीका है, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वैसे दो ही ऑप्शन थे, या तो सोशल या पॉलिटिकल। ठीक, तो भैया पॉलिटिकल तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब इस तरीके से जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस पिक्चर को देख के मोस्ट सुटेबल कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। पहले मेरे को बताओ कौन सा टॉपिक है ये, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपसे कहा था कि बेटे इस पर 3 एमसीक्यू आते हैं अधिकतर, सही है, आती है बात नहीं। मैंने इसीलिए पहले पढ़ा दिया, बाद में सैंपल पेपर आपको करा रहा हूँ कि पढ़े हुए ऐसे में से आप देख लो कि सैंपल पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, हर जगह उसमें से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलें जी आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रीजन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, which makes management important in the light of the fact that it is generally seen that individual in an organization resist change। बेटे ध्यान से सुनना, एक वर्ड आया resist change, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। आइडेंटिफाई द रीजन, वो रीजन बताओ विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, जो मैनेजमेंट को क्या बना देती है, इंपॉर्टेंट बना देती है। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज जर्नली सीन, मतलब ये यूजुअली देखा जाता है, जब भी आप कोई बदलाव करते हो तो लोग उसका अपोज करते हैं। तो उस अपोज को संभालने के लिए किसकी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मैनेजर्स की जरूरत होती है। सही, पहले तो क्वेश्चन को समझा करो। एज अ चेंज ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर एनवायरमेंट टू अ न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन।
अब मेरी बात समझना, वो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी बदलते हैं, लोग उसे रेसिस्ट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? क्या मतलब होता है रेसिस्ट का? अपोज करने लगते हैं। तो भाई इस अपोज को हैंडल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, एक अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। पहले तो इसकी बात समझ लो, वो ये कह रहा है। अब क्या पूछा था? आइडेंटिफाई द रीज़न। अब पहले मुझे ये बताओ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पहले तो मुझे बता दो टॉपिक कौन सा है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मेरी बात सुनना बेटे ध्यान से। पहली बात तो ये चारों ही क्या हैं? फीचर्स ही हैं बेटे। अगर मान लो फीचर्स का क्वेश्चन आया, चारों ही फीचर्स होंगे। इंपॉर्टेंस का आया, चारों ही इंपॉर्टेंस होंगी। लिमिटेशन का क्वेश्चन आया, चारों ही लिमिटेशंस होंगी। आ रही है बात समझ में? अब इसका आंसर क्या है? मार्किंग स्कीम कहती है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट। मुझे एक बात बताओ, जब लोग रेसिस्ट कर रहे होंगे, लोग क्या कर रहे होंगे? रेसिस्ट कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे। मान लो मैं यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दूँ अपनी फैक्ट्री में, लोग कहेंगे यार इनने हमें चोर समझ रखा है, हमारे लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, हम इसकी मशीनें तोड़ रहे हैं, हम इसका सामान चोरी करके ले जा रहे हैं जो हमारे ऊपर निगाह रखी जा रही है। तो मैनेजर का रोल क्या है? मैनेजर उन्हें समझाए कि भाई ये तुम्हारे भले की बात है, कल को तुम्हारे साथ कोई नुकसान हो जाता है, तुम्हारी कोई चीज़ खो जाती है, ख़राब हो जाती है, कोई दूसरा एम्प्लॉय तुम्हारी मशीन में कोई नुकसान कर देता है, तो एटलीस्ट हमें पता तो होगा। तू तो बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है, लेकिन यार सब तेरी तरह बढ़िया थोड़ी है। तो आप समझ गए, मैनेजमेंट का रोल आ गया यहाँ पे। सही है? तो भैया मैनेजमेंट का रोल क्या है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाए? डायनामिक बनाए। बेटे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को आसानी से क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। तो जब भी चेंजेस को एक्सेप्ट करने की बात आए तो क्या लग रहा है वहाँ पर? डायनामिक। जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात आए तो ग्रुप गोल्स। और अगर एफिशिएंसी बढ़ती हो, यानी कि लोग अब पहले से बेहतर काम करने लगे, तो एफिशिएंसी। और अगर सोसाइटी की बात हो रही हो तो डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि पेपर में यही क्वेश्चन आएगा बेटे, पेपर में हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी पे क्वेश्चन आ जाए। समझ भाई? तो हमें टॉपिक क्या पढ़ लेना चाहिए? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आगे कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट दैट the government of India made an announcement regarding demonetization of Indian economy on 8 November 2016. ठीक? With profound implication for it. The process which put restriction on convertibility of domestic money and bank deposit was meant to create a less cash economy. ठीक है? ऐसा करा गया जिससे हमारी इकोनॉमी में कैश का फ्लो क्या हो जाए? कम हो जाए। One argument against the cash light economy is that इकोनॉमी से कैश कम करने से क्या कह रहा है? वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। ठीक भाई, कैश कम करने से फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो हमें यहां पर क्या ढूंढना है? नुकसान। क्या ढूंढना है? नुकसान ढूंढना है। अगेंस्ट कैश कम करने से इकोनॉमी में क्या नुकसान होता है? बेटा जरा पढ़ना। पहला क्या कह रहा है? इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्री रिक्विजिट, मोर पीपल विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। भाई ये तो क्या है? एडवांटेज है। फाइनेंशियल सेविंग विल इंक्रीज, ये भी एडवांटेज है। टैक्स इवेजन विल बी रिड्यूस्ड, ये भी एडवांटेज है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? ए, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्री रिक्विजिट। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये तीनों एडवांटेज हैं और ये क्या है? इसकी डिसएडवांटेज। क्लियर? आती है बात समझ में? आप एक बात समझना मेरी, नकुल ध्यान से सुन लियो भाई। आप में से अगर क्या किसी भी बच्चे का टारगेट अगर 95 प्लस में है, एमसीक्यू से बच के रहना। 2 या 3 एमसीक्यू ऐसे आएंगे जहां बात सही गलत की होगी नहीं, बात ये होगी कि इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। बात सही गलत की नहीं होगी, क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है यहाँ पे 2 बातें सही हो,
लेकिन इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट कौन सी बात मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप वहाँ नहीं फंसोगे जहाँ बिल्कुल क्लियर आंसर है, आप वहाँ फंसोगे यार ये भी सही लग रहा है, यार ये भी सही लग रहा है, दोनों ही सही लग रहे हैं, वहाँ फंस जाओगे। क्लियर? और ऐसे 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलो आगे, क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, पढ़िए मेरे साथ, एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू द कस्टमर ऑन सेक्टर या रूट्स ड्यू टू डिसीजन ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू रिमूव प्राइस कैप्स फ्रॉम 31 अगस्त 2022। दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजन regarding future course of action after understanding the doing analysis, which importance of business environment and its understanding by manager is not highlighted above। आराम से सुनना, बिल्कुल तसल्ली से। क्या पूछा है? बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट नहीं करी गई है। एक बार सेंटेंस दोबारा पढ़ लो, एमसीक्यू दोबारा पढ़ लो। एयरलाइन विल बी एबल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू द कस्टमर। अगर प्राइस कम होंगे तो वो उसका फायदा किसको दे पाएगी? कस्टमर को। ऑन सेक्टर या रूट्स ड्यू टू डिसीजन ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू रिमूव कैप्स। टू रिमूव कैप्स का मतलब उन्होंने कैपिंग हटा दी है। मतलब एक ऐसी कैपिंग होती है कि आप अपना किराया 3000 से नीचे नहीं रख पाएंगे, आप अपना किराया 5000 से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, ऐसे रखा जाता है। आप कभी एयरलाइंस का किराया देखना, लगभग मिलता जुलता सा होता है। अगर आपको यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है तो 3200, किसी का 3400, तो किसी का आपको 3 से नीचे नहीं मिलेगा, किसी का आपको 4 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये कैपिंग है, लोअर कैपिंग, अपर कैपिंग। तो मिनिस्ट्री ने क्या करा है? कैपिंग हटा दी। कह रहा है जो तुम्हारा मन करे वो किराया रखो, तुम्हारा मन कर रहा है 1000 रुपये में लेके जाना, ले जाओ, हम क्या करें, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, ले जाना ले जाओ। ठीक। फ्रॉम 31 अगस्त दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा? बेटर परफॉर्मेंस होगी। इफ दे टेक अर्ली डिसीजन, अब ये बताओ, उन्हें पता है कि फ्यूचर में कैपिंग क्या होने वाली है? हटने वाली है। 31 अगस्त से सरकार कह रही है भाई कैपिंग वैपिंग की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा मन करे वो करो, जो किराया वसूल करना है करो। बेटे एक बात बताओ, अगर वो फ्यूचर में होने वाली चीज के बेस पर आज ही डिसीजन ले लें तो उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा? आगे पढ़ना क्या लिखा है? दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन after understanding and doing analysis, which importance of business environment and its understanding by manager is not highlighted above। ठीक, कौन सी इंपॉर्टेंस यहां पर हाईलाइट नहीं करी गई है? तो भाई साहब ये बताओ कहां से आया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक, अच्छा जी, आंसर इसका सीबीएसई देती है आपका, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सही। अब एक बात बताओ, रिसोर्सेज टैप करने की बात कहां से हो रही है? जरा एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंस लग रही है। भाई पहले बताओ, इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर आप अभी से सोच लो यार एक काम करते हैं, कैपिंग हटने वाली है तो अपना किराया क्या कर लो, रिड्यूस कर लो, एडजस्ट कर लो, ताकि हम शुरू में किराया घटा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आ जाएं। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। भैया पॉलिसी बनाने की बात हो रही है तो ये भी लग रही है। इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। भाई आपको इस टाइम क्या दिख रही है? अपॉर्चुनिटी। सही है, तो ये इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट हो रही है। भाई यूजिंग टैपिंग रिसोर्सेज, रिसोर्स टैप करने की तो बात ही नहीं हो रही, रिसोर्सेज तो आपके पास ऑलरेडी हैं। यहाँ कोई एरोप्लेन खरीदने की बात थोड़ी हो रही है, आपका रिसोर्स तो आपके पास है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। समझे बात? तो ये वाली जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। आती है बात समझ में? बताओ अब तक तुम किस बात में घिर रहे हो? जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो फीचर्स के आ रहे हैं तो चारों फीचर्स ही लग रही हैं, इंपॉर्टेंस के आ रहे हैं तो चारों इंपॉर्टेंस ही आ रही हैं। समझ में आती है बात? तो इंपॉर्टेंस और फीचर्स बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपसे डिटेल में पूछे जाएं, उन्हें यहाँ रखा जाता है आपको फंसाने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए सैम्पल पेपर आपका करना अलग है, मेरा कराना अलग है। समझे बात?
अभी तक आप देखो 7 क्वेश्चन में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन फीचर और करेक्टरिस्टिक्स पे ही आ रहे हैं। फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, इन्हीं पे आ रहे हैं। सही है। प्रोसेस अभी तक कुछ नहीं आया हमारे। पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन आ गया प्रोसेस पे था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पे पहला क्वेश्चन था। क्लियर है। 1 मिनट रुकता है जरा, 1 मिनट। चले जी भाई, अगला क्वेश्चन देखो जरा। बस भाई बस शांत। अगला क्वेश्चन आप ही लोग देखें जरा, क्या करना है आपको इसमें। पढ़ो। एलो अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400 to 500 employees in a move aimed at driving cost efficiency। अगर आपकी अंग्रेजी खराब है तो आपको पेपर बहुत परेशान करेगा बीएसटी का। सही, सुन लो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे नंबर बिल्कुल सही आएंगे, बढ़िया आएंगे एकदम। पहली बात, एमसीक्यू शुरू में बिल्कुल मत उठाना, बिल्कुल मत उठाना एमसीक्यू शुरू में। 15 मिनट के रीडिंग टाइम में क्या पढ़ दोगे, एमसीक्यू पढ़ लोगे सारे। आप सोच के देखो, आपके पास केवल 15 मिनट हैं। 15 मिनट में तुम चाह के भी नहीं पढ़ सकते एमसीक्यू। क्यों पढ़ने फिर खामखा में। शुरू में एमसीक्यू नहीं पढ़ने। आप पढ़ने के लिए जाना जहां आपको जिन क्वेश्चंस में चॉइस दिखाई दे रही हो। क्या दिख रहा हो, चॉइस, वहां डिसीजन ले लेना भाई कौन सा करना है। शुरू में पेज पलटते के साथ ही 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी लैंग्वेज कुछ क्वेश्चंस की वाकई में बहुत भयानक होती है, आपको 2-3 बार पढ़कर समझ में आएगी। लास्ट में समय बचाना, उसमें पढ़ पढ़ के आराम से करने की कोशिश करना। सही है, क्योंकि पता चले शुरू में इसमें ही ज़्यादा टाइम लग जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ठीक से लिखने में आपको टाइम ना मिले। क्लियर। अब चले बेटा आगे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एलो अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ। बेटा यहाँ पर 400-500 एम्प्लॉय निकालने की बात कर रहा है। मूव्ड एम एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट बी एबल टू अचीव। मेरे बेटे एक बात बताओ, आप लोगों को निकालने की बात कर रहे हो, सही है, तो ये बताओ लोगों को निकाल देना कहीं ना कहीं क्या बढ़ा देगा, अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा देगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप जो है अपने सोशल बेनिफिट्स को पूरा नहीं कर रहे। करेक्ट। अब आप देखो, प्रॉफिट भी, सर्वाइवल भी, एफिशिएंसी या ग्रोथ भी, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हो और सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। क्लियर है, आती है बात समझ में। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राधा स्टार्टेड अ होम कुक्ड फूड डिलीवरी डब्बा सर्विस। हर मदर हु इज अ ग्रेट कुक डिसाइडेड टू हेल्प हर। दे रिलाइड ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर ऑर्डर्स एंड देन ऑन वर्ड ऑफ माउथ। आराम से सुनना, वो इस बात पर डिपेंड हो गए कि हमारे जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं यही हमें ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं, हम उन्हें फूड सप्लाई करेंगे, वो माउथ पब्लिसिटी करेंगे, वो उस पर डिपेंड हो गए बस। एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ensuring that activities are performed as her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmark towards which she would strive to work। यानी कि वो चाह रही है कि हमें प्रॉफिट कैसा कमाना है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। अभी तक की बात ये समझ में आई है, वो एक फूड सर्विस स्टार्ट कर रही है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स पर वो डिपेंड है। उसे लग रहा है यही लोग हमारा काम बना देंगे और हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट पर क्या करेंगे, काम करेंगे। आगे चलते हैं। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब भैया पहले तो मेरी बात सुन लेना, एक फंक्शन यहाँ पर डिस्कस करा गया है। An important characteristic of this function of management is। ये वाली केस स्टडी जब मैंने पहली बार देखी थी, इसमें मुझे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये, समझे बात। आप सोचो कितना शैतान क्वेश्चन है, सीधा कैरेक्टरिस्टिक ही पूछ लेता भाई, कोई हिंट दे देता, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोई हिंट तो दे देता, कोई हिंट नहीं दिया।
पहले कह रहा है पहले तो फंक्शन को ढूंढो, क्या करो, फंक्शन को ढूंढो और फिर उसकी करेक्टरिस्टिक भी खुद ढूंढो। अब जरा 2 मिनट के लिए पढ़ना, नीचे कुछ लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ठीक से पढ़ें तो कहीं ना कहीं आपसे ये किसकी बात कर रहा है, या तो यहाँ प्लानिंग, देखो आप यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, लास्ट फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग, कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। अब जो हमारी सीबीएसई है, सीबीएसई ने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, इट इज बोथ लुकिंग एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट। अब पहले मुझे ये बताइए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है या कंट्रोलिंग की बात हो रही है ना, कैसे, इसमें लग तो प्लानिंग लिख रही है पर इसमें तो सी दे रखा है। हाँ तो क्या हो गया, आप सुनिए मेरी बात, आपको बहुत से टीचर ऐसे कह देंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बेटा हमारे सिलेबस से हट गया, प्लानिंग और कंट्रोलिंग हमारे सिलेबस से इनका जो रिलेशन है वो हट गया, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपका अप्लाई हो रहा है प्लानिंग, आप कैसे कह रहे हो बेटे कंट्रोलिंग, आप कैसे कह रहे हो प्लानिंग, प्लानिंग दोनों होता है, कंट्रोलिंग भी दोनों होता है। पहले बताओ उसने काम शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया नहीं, तो भाई काम शुरू करने से पहले उसने यहाँ पर क्या क्या करा, उसने पहले ये देख लिया कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे, उसके बाद वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फीचर्स पर ध्यान देंगे, सही। इन सबको अगर आप देखें तो यहाँ पर बात हो रही है प्लानिंग की, तो यहाँ पर कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फंक्शन इज ऑफ मैनेजमेंट इज, यहाँ पर कुछ बात पास्ट की हो रही है, कुछ बात फ्यूचर की हो रही है, तो इसमें आप अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लगा कर आते इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, सही है। लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग भाई साहब इसका आंसर है डी, सॉरी सी, ए सी, इट इज़ बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, कि प्लानिंग के लिए आपको फ्यूचर में भी देखना पड़ता है और आपको पास्ट में भी देखना पड़ता है। ये 3 नंबर का एक वैसा भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्लानिंग को बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं और कंट्रोलिंग को भी बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं, सही है जी, क्लियर होती है बात। तो यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, क्लियर। आगे चलें जी, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ना भैया। अगला क्वेश्चन, रमन एंड वासुदेव वर 2 एम्प्लॉइज who were embezzling an import export company in वाराणसी। बेटे embezzling का मतलब समझते हैं क्या होता है, चोरी करना। embezzling an import and export company in वाराणसी where they were working, जहां पर वो काम कर रहे हैं। The finance manager of the company संपत सिंह became suspicious of the 2 employees when he realized that their activities were not being performed as per the plans। वो काम कर रहे हैं जो as per planning उनका है नहीं, तो उन पे कुछ शक हुआ। He installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect computer keys and send an encrypted email report to the cyber police। मतलब ऐसा कुछ उसने कर दिया कि अगर वो कहीं पर कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस करेंगे तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। दिस पुलिस वर एबल टू कैच द 2 डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय रेड हैंडेड एंड अरेस्ट देम, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब कौन सा फंक्शन लग रहा है, ऐसा कोई भी टूल जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए समझने के लिए यूज़ करते हैं, तो भाई वहाँ पर कौन सा फंक्शन लगता है, वहाँ पर कंट्रोलिंग ही लगता है। आप उन्हें कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हैं, एक के अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो ये हमने कंट्रोलिंग की एक टेक्निक लगा दी है, तो भाई इसका आंसर हो गया हमारा सी, क्लियर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलो भैया आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बेटे इसमें एमसीक्यू में ही लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम, बड़े क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, समझे बात। आगे देखें जी, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दोबारा देखना जी,
नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय suitably skilled people and defining the interrelationship between roles so that ambiguity, बेटे ambiguity का मतलब होता है confusion, क्या होता है confusion in the performance of duties can be eliminated. दोबारा सुन लीजिए, name the outcome of the function of management. बेटे outcome का मतलब क्या होता है, outcome का मतलब क्या होता है, रिजल्ट. आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन से फंक्शन से क्या हो जाता है, डिजाइनिंग ऑफ द रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल. कौन से फंक्शन से हम सुटेबली स्किल्ड पीपल को काम पे रख लेते हैं. द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रोल्स सो दैट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज कैन बी एलिमिनेटेड. यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, और इसका आंसर क्या दे रहा है जी हमारा सीबीएसई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक, अब जरा सुनो, आउटकम ऑफ अ फंक्शन, आपसे फंक्शन नहीं पूछा, क्या पूछा है, फंक्शन का आउटकम. और कौन सा फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का आउटकम होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो भाई साहब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दें, और जरा देखो यहाँ पर मैंने आपसे बात भी करी थी कि ड्यूटीज डिसाइड करते हैं हम उनकी, तो जरा ध्यान से पढ़ो. filled by suitably skilled people and defining the interrelationship, यानी कि who will be senior, who will be junior. तो भाई ये पूरी बात कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब आप देखो, ना तो डेलीगेशन ये बात डिसाइड करता, ना डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन तो अथॉरिटी बांटने की बात करता है. उसके बाद कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग तो खुद ही क्या एक फंक्शन है, फंक्शन का आउटकम थोड़ी है. इस बात पर भैया ध्यान देना. देखो आउटकम, आउटकम का मतलब रिजल्ट, सही है. तो कौन सा फंक्शन है जो लोगों की रिलेशनशिप डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइजिंग है. और ऑर्गेनाइजिंग से क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फंक्शन एंड डिविजनल. समझ में आ गई बात, क्लियर है. थोड़ा सा उसको भी आप एक बार पढ़ लेना. आगे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा. स्टेटमेंट 1 ट्रू फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन हर जगह आ रहे हैं. ठीक, पढ़िएगा जरा. स्टेटमेंट 1, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी. सही है, पढ़ लो, सही से पढ़ लो तुम. बताओ. ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी, उल्टा लिखा है. ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी बढ़ाता है. ट्रांसपोर्टेशन ही तो प्लेस को कम करता है, और वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी को स्टोर करके आप रख लो. तो भैया जरा सामने देखना. पहली बात, पढ़ने में आपको पहला सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन वो सही नहीं है, उल्टा लिखा है. ट्रांसपोर्टेशन क्या बढ़ाता है, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करता है, उल्टा लिख रखा है. ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, और वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है. यानी कि ये, इससे टाइम का फायदा होता है और ट्रांसपोर्टेशन प्लेस में हेल्प करता है. उल्टे से रखे हैं इसने. तो पहली बात तो ये हो गई भैया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत. अब एक बार दूसरा ही पढ़ लेते हैं. तो मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल गलत है. अगला पढ़ो. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन. फिर इसको क्या कहते हैं जो लिखा है, वेरी गुड. इसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है ग्रेडिंग. क्या जाता है, ग्रेडिंग. बेटे कहाँ से आया क्वेश्चन, ये हमारा मार्केटिंग से आया, मार्केटिंग के फंक्शंस से. सही है जी, पहले बताएं, ये बात भी क्लियर हो गई. अच्छा, तो भाई इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है. तो आंसर हो गया इसका, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा जी भैया, ये आ गई आपकी मैचिंग. मैच द वेरियस टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इन कॉलम 2. ठीक है जी. अब आपके पास तीन चीज़ें लिखी हैं, फाइनेंशियल मार्केट,
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अभी पढ़ते नहीं है, ऐसे ही मुझे एक छोटी सी बात आप बता दीजिए। पहले बताइए प्राइमरी मार्केट क्या होती है, एक सेंटेंस में बताओ व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल सही, न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, द मार्केट फॉर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, वो होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। करेक्ट। फाइनेंशियल मार्केट एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती हैं। पहले तो हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए भैया, देखो जरा प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट है। तो भाई सिंपल सी बात, प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट हो गई। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। और जो फाइनेंशियल मार्केट है, इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया, ए वाले का आंसर हो गया सेकंड। उसके बाद बी वाले का आंसर क्या हो गया, थर्ड। और सी वाले का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट किसका आंसर आ रहा है, ए का। सही है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, डैश इज नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मुझे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा लगा था, ये पूछ लिया गया। मुझे उम्मीद नहीं है हमारे यहाँ कोई ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यहाँ एनसीईआरटी में भी बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट दे रखा है इसके बारे में। क्या कह रहा है, कह रहा है डैश इज अ नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन। जब आप स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ आता है, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं। तो पहला लिखा है क्लाइंट कोड नंबर, यूनिक ऑर्डर कोड, परमानेंट अकाउंट नंबर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर। देखिए जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। और भाई ये यहाँ पर यूनिक ऑर्डर कोड, जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ी सी डिजिट लिखी हुई आती है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं, उस ऑर्डर का एक नंबर लिखा हुआ आता है जिसको बोलते हैं यूनिक ऑर्डर कोड। क्लाइंट कोड नंबर नहीं, क्लाइंट कोड नंबर एक अलग चीज़ होती है। परमानेंट अकाउंट नंबर आप सब लोग जानते हैं, वो इनकम टैक्स वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन आप जब शेयर मार्केट से कुछ खरीदते हैं तो उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर कहीं नहीं आता। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर ये भी नहीं आता। ठीक, तो बस आपको ये याद रखने वाली बात थी। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सही है, तो ऐसा भी कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका क्या आंसर है, यूनिक ऑर्डर कोड। ठीक है जी, यूनिक ऑर्डर कोड इसका आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलें आगे। अगला आइए जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ डैश इज मैनेजिंग इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक। अब मुझे बताओ, स्टॉक मैनेज करने का काम आपके हिसाब से क्या ब्रांडिंग का है, क्या प्राइसिंग है, क्या प्रमोशन है? तो क्या है वो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 4 5 क्वेश्चन इजी भी मिलेंगे आपको, नो डाउट, आसान भी मिलेंगे, आप यूं ही कर देंगे उसको। अगला देखिए जी, 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आप ही पढ़िए और आप ही बताइए, कौन बताएगा? प्रथम पढ़ बेटा। पहला है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। अब बेटा हमें इसके लिए क्या याद करके जाना था, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलो। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमैटेरियलाइजेशन। भाई मुझे तो ये भी सही लग रहा है, तो भाई ये भी ठीक है अभी तक, तो मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। पढ़ना आगे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन of controlling insider trading
and imposing penalties for such practices. चलो, कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड स्टॉक एक्सचेंज। बताओ जी, दो तो तुमने बता दिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बातें हैं। और इसने पूछा गया था क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा आंसर जो है गलत है? बताओ जी, कौन सा पॉइंट इसमें गलत है? सी या डी? चलो सी के गलत होने का रीजन बताओ। वेरी गुड मेरे भैया, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेटरी फंक्शन का पार्ट नहीं होता। अभी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे, परसों पढ़ाए थे, सारे के सारे रेगुलेटरी फंक्शन, 7 रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं। सबके लिए रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करना, उनकी अकाउंट बुक वगैरह चेक करवाना, ये सारे रेगुलेशंस फंक्शन में आते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन करना और भी जो पावर एक्ट उन्हें दे उसको इम्पोज करना। बेटा ये इनसाइडर ट्रेडिंग वाला पार्ट किसके अंदर लिखा था? प्रोटेक्टिव फंक्शन में। और जरा सामने देखो वो क्या कह रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन है, इम्पोजिंग पेनल्टी इनसाइडर ट्रेडिंग पे। भाई रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है, कौन सा है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो आंसर है ये इसका सही आंसर है। क्लियर है? आती है बात समझ में? और बेटे ये सब जो है ये कैपिटल मार्केट के प्लेयर होते ही हैं। कैपिटल मार्केट के तो सब प्लेयर हैं। सही, आगे चलते हैं जी, अगले क्वेश्चन पर आइए। हाँ, अब इसका आंसर तो यार कोई भी बच्चा दे देना मुझे। हाँ भाई अदनान भाई आप बताएं इसका आंसर, आप ही पढ़िए और आप ही आंसर दीजिए। क्या लिखा है? यार पहली लाइन से ही क्लियर है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन कौन सा फंक्शन है? ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग फंक्शन फोकस करता है केवल और केवल अपने कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन पर, लेकिन जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है ओवरऑल वेल बीइंग पर। किस पर? ओवरऑल वेल बीइंग पर। अगर आप पूरी सोसाइटी को, पूरी इकोनॉमी को अपने साथ कंसीडर करते हैं, दैट इज अ सोसाइटल कॉन्सेप्ट। और अगर केवल आप अपने कस्टमर की सोचते जाते हैं, दैट विल बी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग से भी बड़ा है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। क्लियर होती है बात? मैंने आपको कल पढ़ाते हुए बताया था कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में काफ़ी। तो देखें जी, तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट। भैया देखो आराम से इस वर्ड को समझना। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या सेट करती है? लोअर लिमिट। अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और वो 100 रुपये का बना, तो भाई मैं 100 रुपये से कम नहीं बेचूंगा उसको। मेरी कोशिश होगी यार 100 से कम तो ना बिके। तो कॉस्ट होती है लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, अपर लिमिट ऑफ द प्राइस विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे इफ डिसाइडेड बाय। बताओ, अपर लिमिट भाई जितनी उसकी मार्केट में क्या है? डिमांड और यूटिलिटी है। जितना लोग उसे पूछ रहे हैं, जितना लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका एडवांटेज है, सही है, वो उसकी अपर लिमिट डिसाइड करता है। कोविड के टाइम पे बेटे मास्क की यूटिलिटी, मास्क का यूज़, उसका प्राइस डिसाइड कर रहा था। हाँ या ना? अगर आपको लगता है कि 2 रुपये की चीज़ भी मेरी जान बचा सकती है, तो आप उसके लिए 2 लाख रुपए भी देने को तैयार हो जाते हो। आई बात समझ में? तो उस टाइम उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यूटिलिटी अपर लिमिट डिसाइड करती है। तो भैया ये वाला पॉइंट इसका सही था, यूटिलिटी एंड डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट। क्लियर? आती है बात समझ में? हाँ या ना? पक्का? चलो अब 2 से 2 लाख वाली बात करी थी, ऐसी चलो सामान्य ज्ञान की बात बताता हूँ। आपको पता है जब किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसका हार्ट जब कुछ गड़बड़ करने लगता है तो उसके अंदर ना एक पार्ट डलता है, उसको स्टंट कहते हैं, स्टंट। ठीक है? वो उसकी जो पंपिंग है उसको ठीक रखता है। वो इतनी छोटी सी एक चीज़ होती है। अब आप सोचो अगर कोई इतनी छोटी सी चीज़ है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 5, 7, 10, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये ऐसे ही आ रही होगी। लेकिन हाँ वो किसी पर्सन की जान तो बचा रहा है। जो वो किसी पर्सन की जान बचा रहा है तो सोचो उसकी यूटिलिटी कितनी हो गई। इसलिए उस यूटिलिटी की वजह से वो क्या बिकता होगा? महंगा बिकता होगा। समझे बात?
तो चीज़ छोटी सी, अगर वो आपकी जान बचा रही है, आपके बहुत यूज़ किया, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देने को तैयार हो जाओगे। आती है बात समझ में? तो यूटिलिटी क्या डिसाइड करती है? अपर लिमिट डिसाइड करती है। सही है बेटे, सैम्पल पेपर का हर एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से करके जाना है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टाइजिंग इज इनकरेक्ट? एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पढ़िए। इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लो जी, पहली बात में ही मजा खराब कर दिया। पर्सनल फॉर्म है बेटे, लोग कान में आके बताते भाई साहब हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो पर्सनल फॉर्म नहीं है भाई एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसी है? इम्पर्सनल। ठीक है, वन टू मैनी, एक करता है बहुत सारों के लिए, तो पहला ही फीचर इसका यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन पे आइए। हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, अरेंज दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी ट्रेडिंग प्रोसीजर। भाई कौन से चैप्टर का है ये? ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। सही है, ट्रेडिंग प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले किसको ढूंढते हो? एक ब्रोकर को। सेलेक्टिंग अ ब्रोकर, ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, फिर उसके बाद क्या करते हो? प्लेस करते हो ऑर्डर को, प्लेसिंग दी ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या करते हो? करेक्ट, एग्जीक्यूशन होता है उसका, और लास्ट में सेटलमेंट होता है। 5 स्टेप होते हैं, याद है तुम्हें तो बहुत बढ़िया। तो बेटे जरा बताना, सबसे पहला स्टेप तुम्हारे लिए क्या होगा? पहला स्टेप ये रहा, ओपनिंग दी डीमेट अकाउंट। दूसरा क्या होगा? प्लेस करोगे ऑर्डर। तीसरा क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा। और चौथा क्या होगा? सेटलमेंट होगा। 4 1 2 3। तो भाई कहाँ है? नहीं मैंने गलत पढ़ दिया क्या? नहीं, डी कहाँ है? नहीं यार, फोर्थ। अच्छा इन्हें क्या करना था? अरेंज करना था। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड वाला। अच्छा मुझे लगा कि मुझे ये चेक करना है, सॉरी। तो हमें सबसे पहले इसको रखना चाहिए, सेकंड वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? थर्ड वाला आएगा। पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा। तो भाई ये आपका सही ऑप्शन आता है। नहीं आ रहा ना? ये भी, ये नहीं है, हाँ यही है, सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट। इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर दिया। ठीक है भैया, एमसीक्यू क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आपको ये बताओ ईमानदारी की बात, जो फिलहाल एमसीक्यू दे रखे थे 20 थे, अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे ना तो 20 में से 10 ही ठीक होंगे। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं, कोई भी बच्चा एमसीक्यू शुरू में रीड मत करना, ना शुरू में अटेम्प्ट करना। एमसीक्यू मत करना स्टार्टिंग में, पहले आप आराम से लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाना, जहाँ पर चॉइस हो सबसे पहले उनको देखना 15 मिनट के रीडिंग टाइम में, कि उन 15 मिनट में मुझे क्या पढ़ना चाहिए और उन दोनों में से मुझे क्या करना है। ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं, 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा जा सकता। अब भी मेरी बात सुनने के बाद भी कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बनेंगे और कहेंगे चल कहता रहता है, इसका तो काम है कहना, इसी बात का तो पैसे लेता है, कहने की तो पैसे लेता है, कह ले भाई। मैं तो पहले क्वेश्चन से ही करूँगा, पहला दूसरा तीसरा, पहले पे शुरू होऊंगा 34 पे ख़त्म। दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा डाउट मत लेकर आना कि टीचर अगर शुरू से लेके एंड तक तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे नंबर देगा, या मैं इधर उधर क्वेश्चन लिख लिख के करूँगा तो टीचर मुझे कम नंबर देगा। ऐसा कतई नहीं होता। आ रही है बात समझिए? बस इस बात का ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट हो तो दोनों एक ही जगह करना, एक ही जगह अटैम्प्ट करना। ये नहीं कि ए पार्ट यहाँ पर और बी पार्ट 10 पेज आगे, ऐसा कुछ हरकत मत करना वहाँ पे। सही है, पहले आराम से 15 मिनट में चॉइस वाले क्वेश्चन पढ़ लो, ये देख लो भाई मुझे कौन सा करना चाहिए, फिर उसके बाद आप करना शुरू कर दो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। बस एमसीक्यू लास्ट के 40 35 40 मिनट जो आपके पास बचें उसमें एमसीक्यू करना। सही है बेटे, समझ में आ गई बात? अच्छा बेटे पूछना नहीं है, मैं करने की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि लास्ट के 5 मिनट में पूछ लेना, मैंने ये कहा कर लेना। करने में 5 मिनट नहीं लगने के, ज़्यादा लगेंगे। चलें जी, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बेटे एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन कर लिए, अब आएंगे हम 3 नंबर के क्वेश्चन पे। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, आप आसानी से पहचान लेंगे चीज़ों को। सही? अच्छा बेटे जरा सुनना,
क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, आराम से बेटे, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, हमें ही पता है ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड। ये भी हमें पता है, इन प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि फंक्शनल होगा या डिविजनल होगा, उसी हिसाब से हम लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। एक बात कर चुका ऑर्गेनाइजिंग की, एक बात कर चुका स्टाफिंग की। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ठीक, प्लानिंग की बात कर चुका, डायरेक्टिंग भी जो चाहिए। तो अभी तक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, 4 बातें कर चुका। एनी डिस्क्रिपेंसी, कह रहा अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है एक्चुअल और रियलाइज्ड एक्टिविटी में, टेकन केयर ऑफ द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। अच्छा जी, कंट्रोलिंग की भी बात कह दी, मतलब इसने प्लान की भी बात कह दी, ऑर्गेनाइजिंग की बात कह दी, स्टाफिंग की बात कह दी, कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग की बात कह दी, सारे फंक्शन कह दिए इसने। आगे चलते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटेड अबव विच स्टार्टेड एट द प्लानिंग स्टेज, ठीक, इटसेल्फ एंड इज इम्प्लिसिट, भैया ध्यान से सुनना, इम्प्लिसिट एंड इनहेरिटेंट in all the functions of management in the organization। ध्यान से सुनना बिल्कुल, कह रहा है वो कॉन्सेप्ट बताओ जो इस पूरी प्रोसेस के अंदर इनहेरिटेंट है, अंदर घुसा हुआ है। याद है हमारे नोट्स में एक पॉइंट लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना ही क्यों है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए। क्लियर है, आती है बात समझ में। तो भाई यहाँ पर क्या पूछा है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस, यानी कि आपको केवल कोऑर्डिनेट। अब तुम पता क्या करोगे, तुम्हारे साथ समस्या क्या बहुत तगड़ी वाली, तुम क्या करोगे, नेम एंड प्रोसेस हाईलाइटेड अबव, कह रहे प्रोसेस, प्रोसेस होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। बेटे प्रोसेस ये फंक्शंस की प्रोसेस है। प्रोसेस एक कॉमन वर्ड भी होता है, आप कहीं भी किसी जब ऐसी जगह जहाँ कोई सीक्वेंस फॉलो होने की बात हो रही हो, वहाँ पर प्रोसेस वर्ड यूज कर सकते हैं, समझे बात। अब इसका जो आंसर सीबीएसई में दे रखा है, क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेशन दे रखा है। और आपको याद है कल मैं एक वर्ड पे फोकस कर रहा था बार बार, सिंक्रोनाइजेशन। मार्किंग स्कीम में दे रखा है द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन के 2 सेंस होते हैं। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट फंक्शंस के बीच में भी सिंक्रोनाइजेशन करता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में भी क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है, ट्यूनिंग बनाता है, तालमेल बनाता है। तो बेटे यहाँ पर कौन सा लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसको ठीक से करके आते हैं। क्या लिख देते हैं, सोचते हैं इसके अंदर तो प्रोसेस पूछा है, कोई बच्चा प्लानिंग लिख के आ जाता, कोई कुछ लिख के आ जाता, और बहुत सारे बच्चे पता क्या लिख कर आते हैं, यहाँ मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या लिख कर आते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस। बेटे आप सोचो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर इनहेरिटेंस क्या है, वो कोऑर्डिनेशन है। उसके अंदर क्या घुसा हुआ है, वो कोऑर्डिनेशन है। समझ में आती है बात, क्लियर। चलें आगे। अब मुझे कोऑर्डिनेशन तो ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, वो आपको पता है। तो हमने एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया बेटे 21। अच्छा आज क्या करेंगे, आज हम अभी केवल 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएंगे, वो बड़ी बड़ी केस स्टडी है, उन्हें हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ या ना बेटे, आपको क्या करना है, आपको घर जाके क्या करना है, आपको घर जाके कुछ नहीं करना बेटे, आराम करना है बेटे, एनर्जी बचानी है अपनी। किस दिन के लिए, पेपर वाले दिन के लिए बेटे। हाँ बाकी बेटे पढ़ाने का काम यहाँ का है, घर कोई पढ़ने के लिए थोड़ी होते हैं। घर पे क्या करो, मौज, जो आपको लगे, जो आपको सोना अच्छा लगे, आपको टीवी देखना अच्छा लगे, मोबाइल चलाना अच्छा लगे। और वो एक नई बीमारी शुरू हुई है स्ट्रीक शेयर करने की, आप स्ट्रीक्स शेयर करें, हैं शेयर स्नैप कर दें। अच्छा मुझे नहीं पता भाई, मैंने शब्द ही सुने हैं, मुझे पता नहीं ना क्या होती हैं ये, हैं आहत केंगे, पैसे वैसे मिलते हैं इसके बदले, हैं यार। मुझे एक दिन ना, मैं अपना थोड़ा समय निकाल लूंगा, मुझे समझाना
वो भी करती है? आपको आता है ना? स्नैपसीड भेजो। मेरे घर में भी वायरस है और मुझे ही नहीं पता था। अच्छा जी, आज सीखूंगा। तो यार मतलब मैं आउटडेटेड चल रहा हूँ क्या? मतलब स्नैप भेजी जाती है और स्ट्रीक्स क्या होता है? एक ही ऐप पे होती हैं दोनों चीजें, यही दो अलग अलग चीजें हैं? अलग-अलग चीजें हैं दोनों अलग अलग चीजें, ऐप एक ही है। आप और मैं दोनों स्नैप भेजेंगे ना एक दिन तो एक हो जाएगा, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते। अभी करते हैं, अभी करेंगे बेटा, अभी करेंगे बात। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये, इसकी बात बाद में करेंगे, छोड़ो। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। आज एक बच्चे को पकड़ूंगा अभी यहीं, अभी सिखा के भेजना मुझे। ठीक है ठीक है, ओके डन। चलो शांत, बस शांत। मिसेज अहिल्या पासी इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीजियस स्कूल इन न्यू दिल्ली। ये जो केस स्टडी है एक बार पहले भी सैंपल पेपर में आई हुई है, एक बार पहले भी किसी सैंपल पेपर में आई हुई है। द स्कूल हैज़ अ वैकेंसी ऑफ हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर ऑफ द जूनियर विंग ऑफ द स्कूल। वहाँ एक वैकेंसी है। द सीनियर टीचर ऑफ द स्कूल हैव द ओपिनियन दैट इंटरनल कैंडिडेट शुड बी कंसीडर्ड। आपको एक बात लग रही है, एमसीक्यू के बाद आपको थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया। अब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हाँ यार, ये तो मुझे आता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ एमसीक्यू शुरू में बिल्कुल मत पढ़ना, वरना टेंशन हो जाएगी। टेंशन के चक्कर में पेपर गलत कर लोगे। पहले बताओ, देखा देखा लग रहा है ना, कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब इंटरनल कैंडिडेट ही क्या होने चाहिए, सेलेक्ट होने चाहिए फॉर दिस पोस्ट। हाउएवर मिसेज पासी इज एंड द मैनेजमेंट वुड लाइक टू इनवाइट एप्लीकेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। बेटा ये बताओ कहाँ से आया ये टॉपिक? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से। इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? ट्रांसफर एंड प्रमोशन। एक्सटर्नल कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। हम अलग अलग तरीके से लोगों को अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ दीदी, आप एक बात बताना, अगर इस क्वेश्चन में बाई चांस पूछ ले एक्स, अभी फिलहाल पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये पूछ ले कि ये बताओ इस जॉब के लिए सबसे बढ़िया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन से रहेंगे, सजेस्ट एनी 3, बताओ कौन कौन से बताओगे? बताओ कौन कौन से बताओगे? सजेस्ट एनी 3, कोई बताओ, बताओ नकुल भाई कौन से बताओगे? एडवर्टीजमेंट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको वाइड वैरायटी चाहिए। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? कैंपस रिक्रूटमेंट करोगे? प्रिंसिपल बनाना है हमें, प्रिंसिपल कैंपस से उठा के लाओगे बंदे को, नए बंदे को प्रिंसिपल बना दोगे? कैसी बात कर रहे हो? हाँ जी, होने को तो तुम फिर बाहर एक नोटिस लगा दो, कल मजदूर आ जाओ सारे, उनमें से एक को प्रिंसिपल बना देंगे। यार ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जी बताएं। नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं हो सकता बिल्कुल भी। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवर्टीजमेंट, वेब पब्लिशिंग, एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, ये सब हो सकते हैं जो थोड़े सोफेस्टिकेटेड से हो। बेटा यू आर हायरिंग प्रिंसिपल, नॉट दी चपड़ासी। ठीक है, बातें ऐसी ऐसी कर रहे हो। हाँ जी सुनो, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 जस्टिफिकेशन द मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड टू कन्विंस द स्टाफ फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोस्ट। तो भैया एक बात बताओ, वो क्या बता रहा है? एक्सटर्नल सोर्सेज की आपको क्या बतानी है? एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है जी, क्या बतानी है आपको? एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। पहले बताइए क्या होती हैं एडवांटेजेस एक्सटर्नल सोर्स की? बताइए क्या क्या होती हैं? बिल्कुल सही बात, फ्रेश टैलेंट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी और वाइडर चॉइस मिलेगी। और बताइए, वेरी गुड, क्वालिफाइड पर्सन आपको मिलेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल सही बात है, ये 4 आपके पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। सही है भाईजान, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। कितने नंबर का क्वेश्चन है? अब एक बच्चा जो बिल्कुल बेटे कह रहा मैं 1 नंबर का भी फालतू नहीं लिखने का, मैं बिल्कुल चुन चुन के लिखूंगा बेटे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। क्वेश्चन है 3 नंबर का, पॉइंट लिख कर आओ कम से कम 4 या 5। आप जो याद करके गए हो वो लिख कर आओ, 4 हो या 5 हो आप लिख कर आइए। सही है?
क्लियर है बात? अदनान भाई समझ में आ रही है बात मेरी? नंबर कम मत ले आना, ठीक? हाँ जी, आगे देखें, आगे चलते हैं। लो मेरे बेटे, डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो ना लिख पाए, अब क्लास रिकॉर्डेड है इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, वो डैश कर लेना, ठीक? एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है बेटे? मैं कह देता, लेकिन देखो ऐसा मुझे एडिटिंग करनी ज़्यादा अच्छी आती नहीं, वो बीप का साउंड में डाल नहीं पाऊंगा, ठीक है? और ऐसी ऐसी बातें पब्लिक पोर्टल पर कहना ठीक नहीं है। तुम कल को उसी की क्लिप बना के मेरे अगेंस्ट कहीं यूज़ कर लो तो कि सर तो हमें ऐसे ऐसी बातों पर उकसाते हैं। बेटे मैं कुछ नहीं कह रहा, इसलिए बच्चे बहुत बदतमीज है आजकल के, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, चलो जी, देख मेरे बेटे 3 नंबर का एक आ गया। अभी तक किसी भी एमसीक्यू में एक भी एमसीक्यू बता रहे हो तुम्हें डायरेक्ट मिला हो? नहीं मिला, वो मैचिंग के से थे, बाकी सब में केस स्टडी थी। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का डायरेक्ट था, बहुत अच्छी बात है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है जी बेटे? याद करने के लिए बोला है, घिस घिस के याद करना, इसका डायरेक्ट नहीं आएगा, इसकी केस स्टडी आएगी, लेकिन आएगी जरूर, सही है? जब वो आपसे ऐसे कह देगा, अगर आप कोशिश करते हैं सब कुछ कंट्रोल करने की लेकिन आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में क्या लगता है? क्या लगता है? फंस गए, फंस गए। क्या? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगता है, सीपीसी नहीं लगता। सीपीसी लगता है की रिजल्ट एरिया पे, की रिजल्ट एरिया, दोनों अलग अलग हैं सर, ठीक है? जिम जाने के बजाय पढ़ा करो, अगले महीने चले जाना जिम। अगला देखिए जी बेटे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव या उसके फंक्शन, आराम से पढ़ लो मेरे बेटे। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन और सेबी के ऑब्जेक्टिव। अब एक बच्चा कहेगा भैया आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेबी के फंक्शंस तो बताए थे, आपने तो उल्टा बताया था। आपने बताए थे सेबी के फंक्शन, आपने सेबी के ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट बताए नहीं। ये वो बच्चा कहेगा ये बात जिसने ना तो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना फंक्शन पढ़े हैं। अब सुनना मेरी बात, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग से याद नहीं करने, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स सेबी के फंक्शंस में से ही निकले हैं। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से सेबी क्या करता है? रेगुलेशंस बनाता है, रजिस्टर करता है जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं, प्रोटेक्ट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। ये सब इसके बनाने के ऑब्जेक्टिव थे, यही ऑब्जेक्टिव थे, यही उसके फंक्शन हो गए। आगे चलकर फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड हैं, ऑब्जेक्टिव एक साथ मिले हुए हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप तमीज से फंक्शंस को पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फंक्शंस के अंदर के पॉइंटिंग इसके के अंदर लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है जी? आती है बात समझ में? मुझे अब भी उल्टा उम्मीद है, मुझे उम्मीद है सेबी के आएंगे फंक्शंस और स्टॉक एक्सचेंज के आएंगे ऑब्जेक्टिव। ऑल दो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 और 3 6 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके। अगला देखते हैं जी, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए, ऑल दो इतने डायरेक्ट आएंगे नहीं, आ जाए तो आपके लिए अच्छी बात है। पढ़िए, फॉर बेनिफिट ऑफ द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। सिंपल सी बात है भैया, ये बताओ उनका एप्टीट्यूड, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटी किससे इंक्रीज की जाती है? ऑब्वियस सी बात है, स्किल्स इंप्रूव करने का दुनिया में एक ही काम है, क्या है वो? ट्रेनिंग है। तो बेटे आपसे क्या पूछा है? ट्रेनिंग के 4 बेनिफिट्स। अब एक और बात, ये बताइए आपके नोट्स में या आपकी किसी भी किताब में ट्रेनिंग के बेनिफिट्स किस तरीके से दिए हुए हैं? मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूं बेटे। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स एम्प्लॉयर के लिए भी हैं और एम्प्लॉय के लिए भी हैं, एम्प्लॉयर के लिए भी हैं और एम्प्लॉय के लिए भी हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, उसने पूछे कितने? 4, मैं 3 तो लिख कर आता एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट और 3 लिख कर आता एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट, क्योंकि ट्रेनिंग का फ़ायदा एम्प्लॉयर को भी होता है और ट्रेनिंग का फ़ायदा एम्प्लॉय को भी होता है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बेटे उसने ना अपनी पूरी जो जान थी ना पेपर बनाने वाले ने, अपनी पूरी स्किल्स MCQ बनाने में लगा दी, फिर वो थक गया बेटे, फिर उनने कहा बस बच्चों पे और अत्याचार नहीं कर सकता मैं, तो उसने क्या करा, अब जैसे जब वो ये क्वेश्चंस बना रहा था तो बेटे यहाँ उसने बिल्कुल कह रहा बस अब मेरे बस की तुम सब बैरियर की केस स्टडी पूछनी नहीं है, मैं सीधा लिख रहा हूँ 4 बैरियर बता दो, समझे बात। तो भैया ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पढ़ना जरा बेटे क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रेशंस। बताओ जी कौन से बैरियर बताने हमें। भैया जब भी मैसेज में गड़बड़ होगी क्या बताने हैं, सिमेंटिक बैरियर। तो आप एक्सप्लेन कर देंगे सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर के 4 पॉइंट। भाईजान समझ में आ रही है बात, याद कर लिया आपने सिमेंटिक बैरियर, हाँ या ना। पर्सनल बैरियर, अब ये मत कहना भैया केस स्टडी यहाँ तो सिमेंटिक आया था हम तो सिमेंटिक याद करके चले गए, वहाँ पर्सनल आ गया, ठीक है, ऐसे अत्याचार मत करना अपने ऊपर। 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी रिलेशनशिप, बिल्कुल से। तो क्या पूछे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पूछे। थोड़ा सा शैतानी अब भी कर रहा है, साफ साफ नहीं पूछा कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बता दो, सिमेंटिक बता दो, घुमा घुमा के पूछ रहा है। इतना आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है भाई साहब, पक्का। अगला चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। आगे देखिए भैया, बेटे 4 नंबर में आई है एक आपकी केस स्टडी, ठीक है, बड़ी देर बाद आई है केस स्टडी, पढ़ो जरा। सार्थक स्टील several initiative have been taken to further improve the motivation level of the employee। लोगों को मोटिवेट करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। थ्रू डिजाइनिंग जॉब्स, आराम से सुनिएगा, थ्रू डिजाइनिंग जॉब्स that include greater variety of the work content, providing certain stability about the future income and work, providing fringe benefits। बेटे फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है फ्री के फायदे, जिसे हम परक्यूजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, परक्यूजिट्स कहते हैं। पहले मुझे बताओ, अभी मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मुझे बताओ इतना क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आया, इंसेंटिव। इंसेंटिव कौन से चैप्टर में है, डायरेक्टिंग के कौन से टॉपिक में है, मोटिवेशन में। मोटिवेशन का पहला टॉपिक कौन सा है, मैश्लॉ की मोटिवेशन थ्योरी, वो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंसेंटिव नहीं डाले, ठीक है, नहीं डाले। मैंने ये भी नहीं कहा कि 100% पेपर पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें 80% ही का है। लेकिन आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं डाले, लेकिन पहले इंसेंटिव घिस घिस के पढ़ा रखे हैं आपको। 2 टाइप के इंसेंटिव होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हम पैसे देने की बात करते हैं, सैलरी, अलाउंस, परक्यूजिट, स्टॉक ऑप्शन, पार्टनरशिप, ये सब पैसा देने की बात करते हैं हम, समझ में आती है। और जब हम बात करते हैं किसकी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, तो बेटे हम उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने की बात करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की बात कहाँ होती है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। हम उन्हें कोई एप्रिसिएशन देने की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर, क्लियर, रिकॉग्निशन देने की बात कर रहे होते हैं। भाई साहब समझ में आती है बात, हाँ जी, इधर से भी क्लियर है भाई। जरा एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। हाउसिंग, मेडिसिन एटसेट्रा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन लाइन विद वेरियस इंसेंटिव्स। Identify, briefly explain the incentive being given to the organization by the organization to the employee। भाई पहली बात तो क्या दिए जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और क्या क्या दिए जा रहे हैं, आपको अलाउंस दिया जा रहा है, आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन लाइन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब स्टॉक ऑप्शन, आपको क्या दिए जा रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि परक्यूजिट्स। इनको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है 2-2, 3-3 लाइन्स में। क्लियर होगी बात, हाँ या ना। बेटे जरा एक छोटी सी बात और, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पढ़ियो बेटा, जरा सुरभि पढ़ियो बेटा, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन। अगर खाली आइडेंटिफाई लिखा होता तो केवल आप नाम लिख के आ सकते थे, लेकिन अगर लिखा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन तो कृपा करके ध्यान से पढ़िएगा कि केवल आइडेंटिफाई पूछा है या आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन पूछा है, दोनों बातों में फर्क होगा। क्लियर, आगे चले, आगे देखिए जी। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। किसको अफेक्ट कर रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजन।
दैट इज कंसर्न्ड विद रेजिंग फाइनेंस इशू, शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड। बताएं जी, आपको क्या बताना है? फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। बेटे पहले तो मुझे जरा काउंटिंग में बता दो, फाइनेंशियल डिसीजन को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 6। कौन कौन से? सबसे पहला डब्बा गोल नहीं कर रखा, सबसे पहला कॉस्ट, फिर उसके बाद रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, ये सब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पैसे लगाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है? मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ना फाइनेंसिंग डिसीजन डाला, ना इन्वेस्टिंग डिसीजन डाला। कौन सा डाला है? डिविडेंड डिसीजन। कौन सा डाला है? डिविडेंड डिसीजन। क्लियर? फिर भी आप फाइनेंसिंग भी करके जाएं। बेटे देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी सब छोड़ के जाएं। आप शायद इंपॉर्टेंट को बचपन से ही अलग ही समझते आए हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है भाई इनको ध्यान से पढ़ना, ये नहीं होता कि केवल इन्हीं को पढ़ना। तुमने शायद सोच लेते हो बस इस आदमी की सेटिंग है दूर तक, बस अब यही पढ़ेंगे हम और कुछ नहीं। ये लड़का यही सोच रहा था, ये जो पैराशूट टांग के बैठा है यहाँ, हाँ ऐसे ही बैठा जैसे फ्लाइट क्रैश होने वाली है और ये कूद जाएगा। जब से आया इसका बैग नहीं उतरा। हाँ जी सुने बेटे, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी रोक के चल रहा हूँ 29, क्योंकि मुझे आपको एक दिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल अलग से कराने हैं, वो जो ROI कॉस्ट ऑफ डेप्थ वाले हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले हैं। तो आई होप कल ही कराऊंगा, तो कल इसकी भी बात कर लेंगे और 4-5 क्वेश्चन मैं अपने पास से भी करा दूंगा। पहले भी करा चुका वैसे तो मैं, अब आते भी होंगे आपको करने, जिसमें हम EBIT, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको रोक लेते हैं अभी। सही है बेटे, ये हमारा पेंडिंग है, मार्क कर लेना आप। ठीक है, चलें आगे। अगला लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, आधे घंटे में हो जाएंगे वो। ठीक, सुनिएगा। मयंक परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट ऑफ अ रिनाउंड ब्रांड फॉर हिज डॉटर फ्रॉम अ शॉप in the nearby market. After consuming the chocolate, his daughter fell sick. He filed a case with the district forum against the renowned brand. He lost the case because of a mistake that he could not provide proof of purchase. What should be kept in mind by a consumer while purchasing, using and consuming the goods or service, avoiding the mistake committed by the Mayank? बेटे कुल मिलाकर यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करनी है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, कि उसे खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप बताओ, खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बताओ, आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो किस बात का ध्यान रखते हो? जिन बातों का ध्यान रखते हो वही करना। ऑथोराइज सोर्स से खरीदना, कैश मेमो ले लेना। ठीक है, फिर ऐसे यूज करने के लिए क्या करते हो? यूज करने के लिए क्या? इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, रिस्क एसोसिएटेड विद दी प्रोडक्ट वो पढ़ लेना। ठीक है, एक सही ब्रांड की चीज खरीदना, वो सारी बातें यूज करते हुए आप ध्यान रखते हो। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई समस्या? चलें आगे। अब बेटे पहले बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने लोगों ने सही से कर लिए? इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने लोगों ने सही से कर लिए? बोलो। पेपर कब है? 25 मार्च 2025। 25 मार्च 2023। क्या तारीख है आज? तो तुम तो ऐसे मजे में आ रहे हो जैसे पता नहीं 25 मार्च 2025 को तुम्हारा पेपर। भैया पेपर है 3 दिन बाद। 21 तारीख आज खत्म हो चुकी, 22, 23, 24 3 दिन बचे हैं। ठीक है, पेपर से एक दिन पहले का दिन आराम करने के लिए होता है। तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करूंगा। 2 दिन बचे हैं बस, 22 और 23। ठीक है, इतनी सारी केस स्टडीज़ मैंने आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दी हैं, उन्हें पढ़ें, उनकी प्रॉब्लम्स पूछ लें। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? तो 24 को जाएगा देने? चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, लेकिन बेटे यहाँ तक का काम निपटा लो, सैम्पल पेपर एक बार रिव्यू कर लो पूरा का पूरा, और अपनी प्रॉब्लम्स निकाल के लाओ ज़्यादा से ज़्यादा।